चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर कंपनी फाइनल अकाउंट उसका रिवीजन कंटिन्यू करें ना। भाई कल इसका रिवीजन हमने शुरू किया था कि जिसके अंदर कंपनी के फाइनल अकाउंट में पहला स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने समझा था। एक पूरे फॉर्मेट वाइज कैसे तैयार करते हैं वो हमने समझा था। और आज बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है वो हम लोग समझे कि देखो भाई बैलेंस शीट आप भले पार्टनरशिप की बैलेंस शीट तैयार करो या कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करो कि उसमें ये दो पार्ट तो आते ही हैं कि एक साइड आता है कैपिटल एंड लायबिलिटी और सेकंड साइड पे आता है एसेट्स। लेकिन जब पार्टनरशिप की हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो एक अकाउंट की तरह होता है कि डेबिट क्रेडिट, एक्चुअली डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं पर उसकी तरह बनाते हैं हम लोग कि एक तरफ कैपिटल लायबिलिटी और एक तरफ एसेट्स। लेकिन जब कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो उसको पूरी एक शीट की तरह एक ही लाइन में पूरा तैयार करते हैं, दो पार्ट करके। ठीक है ना, वर्टिकली तैयार करते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं। कि भाई वर्टिकली तैयार करते हैं, पहले पूरा पार्ट आता है कैपिटल एंड लायबिलिटी का और दूसरा पूरा पार्ट आता है एसेट्स का, एक ही लाइन में पूरा। आपको ध्यान भी होगा ये तो, बरोबर। जैसे मैंने यहाँ पर भी तैयार किया है। और जैसे कल प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था कि आप पहले पूरा फॉर्मेट बना लो, एग्जाम में भी कभी भी आता और कुछ भी नहीं करना, पहले पूरा फॉर्मेट तैयार कर लो और उसके बाद खाली वैल्यूज रखनी है कि नहीं। तो अगर पहले फॉर्मेट समझ ले बैलेंस शीट का कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है, भाई दो पार्ट में बैलेंस शीट डिवाइड होती है। एक कैपिटल लायबिलिटी, जैसे हम लोग कहते हैं एक तरह से इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ कैपिटल नहीं इक्विटी लिखा जाता है क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल आता है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू पब्लिक से कलेक्ट होता है, इसलिए उसे कैपिटल नहीं इक्विटी नाम देते हैं हम। तो एक इक्विटी एंड लायबिलिटी उसका फॉर्मेट बनता है और कंटिन्यू हुई, ये तो मैंने बोर्ड पे इस तरफ लिखा है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके बाद कंटिन्यू ही दूसरा पार्ट बनता है एसेट्स का। ठीक है ना, आपको तो वर्टिकली लिखना है पूरा एक ही साथ में, मैंने ऐसे लिखा है खाली। और दोनों में पार्ट्स आते हैं कि जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी उसके अंदर के तीन पार्ट रहते हैं। इक्विटी लायबिलिटी में पहला आता है शेयर होल्डर फंड, जो कैपिटल कहलाया या इक्विटी कहलाई हमारी। दूसरा पार्ट नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड पार्ट करंट लायबिलिटीज, बराबर ये रहता है। और एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में भी दो पार्ट रहते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे था जैसे मैंने कल भी बात की थी कि मैंने जो पुराने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई इक्विटी लायबिलिटी और उसके बाद खाली ये तीन ही पार्ट लिखो, बीच की जो है वो भले गैप छोड़ दो और जो जो अमाउंट आती है वो अमाउंट खाली सही जगह पे लिखो। अंदर की हेडिंग्स मैं बोल रहा था कि भले ना करो, और भले ना करो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे कल पीएनएल में भी मैंने बात की थी कि अगर माइंड में डाउट आ रहा है कि यार टीचर्स मार्क कट कर देंगे या ऐसा होगा, अगर डाउट है तो बेफिक्र होकर पूरा ये फॉर्मेट याद कर लो। ठीक है ना, उल्टा इजी रह जाएगा कि पूरा एक बार ये फॉर्मेट याद कर लो और फिर जो है वो डायरेक्टली अमाउंट लिखते जाओ कि भाई वो अमाउंट कहाँ पर आती है वैसे। आ रहा है ना बात ध्यान। अगर बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट नहीं होंगे, अगर आप सिर्फ जो है वो यही हेडिंग्स लिखोगे तो भी मार्क्स कटिंग नहीं होगी, पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर माइंड में डाउट आ रहा है कि नहीं यार कहीं कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, अंदर के पार्ट्स याद कर लो। पर मैंने पुराने वीडियो में डायरेक्टली करवाया है ये सब। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ वो ये फॉर्मेट के हिसाब से कि अगर आप फॉर्मेट बनाओ तो कैसे फॉर्मेट बनाओगे। तो फॉर्मेट में जो जो आता है, जैसे सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला पार्ट शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर एक आता है शेयर कैपिटल, कंपनी की जो भी इक्विटी शेयर की अमाउंट हो वो। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, कि कंपनी के पास जो भी रिजर्व और सरप्लस जो कंपनी मेंटेन रखते हो, भाई जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जो कुछ भी। और इसके बाद नेट प्रॉफिट एंड लॉस, कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस मींस कि जब हम वो पूरा सम करते हैं ना कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट साथ में तैयार करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आखिरी में नेट प्रॉफिट मिलता है वो स्टेप नंबर 7 में कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, बराबर। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डर फंड में ये तीन चीजें। उसके बाद फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट मतलब कि लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज, कि जिसके अंदर भी तीन पार्ट आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कि लॉन्ग टर्म कुछ भी बोरो किया हुआ हो, लोन लिया है या और कुछ भी लिया है हमने, किसी कोई कंपनी से उधार लिए हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और कोई जो है वो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज किसी से अगर कलेक्ट किए हो, कोई पार्टनर से ही, कंपनी के ही कोई मेंबर या किसी से अगर उधार लिया हो, लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कि कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजन वगैरह रखे हुए हो, कि जैसे भाई डेप्रिसिएशन प्रोविजन या कुछ रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई वर्कर के लिए प्रोविजन रखा हुआ है प्रोविडेंट फंड की तरह।
ठीक है ना। तो ये सब कोई लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस वगैरह हो वो सब यहाँ पे आते हैं। और दूसरा आता है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में ये 3 पार्ट लिखने हैं हमें। उसके बाद करंट लायबिलिटीज के करंट लायबिलिटीज के अंदर एक आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म किसी से उधार लिया हुआ हो। फिर ट्रेड पेएबल्स जैसे क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स पेएबल आते हैं, ये सब ट्रेड पेएबल्स में। फिर अदर करंट लायबिलिटीज, इसके अलावा कोई करंट लायबिलिटीज हो, भाई किसी को सैलरी देना बाकी है या और कोई लायबिलिटी बाकी हो। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो, कोई शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व या प्रोविजंस रखे, बेड डेब रिजर्व या कुछ ऐसे आता हो, तो वो सब इनमें। तो करंट लायबिलिटीज उसके ये 4 पार्ट। तो जब आप लायबिलिटी वाला हिस्सा तैयार करो तो ये 3 पार्ट लिखना है, और 3 के अंदर सबके अंदर ये 3 और ये 4 पार्ट्स हमें लिख देने हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट बना लो, फिर जो भी अमाउंट हो वो अमाउंट खाली इसमें लिखते जाएंगे। ठीक है ना, एज इट इज जो है वो ये फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, फिर जो भी अमाउंट आती हो ना वो अमाउंट इसमें लिखते जाएंगे। फिर ऐसे ही एसेट्स की तरफ भी तैयार करें कि एसेट्स का पार्ट इसके कंटिन्यू ही रखना, इसके नीचे ये सब हो जाए, उसके बाद टोटल, एंड लास्ट में फिर उसके नीचे ही एसेट्स भी तैयार करेंगे कि एसेट्स में 2 पार्ट, नॉन करंट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स उसके अंदर आते हैं पहले, सबसे पहले फिक्स एसेट, बिजनेस के फिक्स एसेट जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल वो 2 पार्ट, बराबर ना। बिजनेस के जो भी फिक्स एसेट है, लैंड बिल्डिंग वगैरह ये सब, वो सब टेंजिबल में आएंगे, टेंजिबल एसेट्स में। और इनटेंजिबल एसेट्स है भाई, गुडविल हो गई, बराबर, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गया, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स में, बराबर। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो वो। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, किसी को लोन या एडवांस लॉन्ग टर्म के लिए दिया हो, एसेट साइड पे है तो लोन और एडवांस जो दिया हुआ हो वो यहाँ पे लिखते हैं। एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके अलावा कोई नॉन करंट एसेट्स हो, लॉन्ग टर्म की कोई भी एसेट्स हो इन सब के अलावा, तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं। नॉन करंट एसेट्स उसके अंदर ये 4 पार्ट लिखे जाएंगे, और करंट एसेट्स उसके अंदर ये 6 पार्ट्स लिखे जाएंगे। कि करंट एसेट्स उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो है वो इन्वेंटरीज, करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हो, 1 साल से कम का कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो वो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक हो गए, लूज टूल्स हो गए, बरोबर ना, ये सब स्टॉक रिलेटेड चीजें वो इन्वेंटरीज में। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में डेप्टर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गया, ये सब जो भी रिसीवेबल है ट्रेड रिसीवेबल। बिजनेस रिलेटेड किसी को उधार बेचा हो और पैसे लेने बाकी हो वो सब। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और उसके रिलेटेड कोई भी थिंग्स, कैश हो, कहीं पे शॉर्ट टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट किया, एफडी पड़ी हुई हो शॉर्ट टर्म के लिए सब, तो वो सब कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस किसी को दिया हो, कोई वर्कर को 6 महीने के लिए एडवांस पैसे दे दिए या साल के लिए, शॉर्ट टर्म का लोन या एडवांस किसी को दिया हो, या फिर अदर करंट एसेट्स, इनके अलावा कोई करंट एसेट्स आती हो वो। तो जब आप एसेट्स का पार्ट बनाओ तो ये पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया करो कि नॉन करंट एसेट्स उसके अंदर ये 4 पार्ट, करंट एसेट्स उसके अंदर ये 6 पार्ट, बराबर। मेरे जो पुराने वीडियोस थे वो पुराने वीडियोस में मैंने बताया था कि आप खाली नॉन करंट और करंट एसेट्स बनाओ और बीच का ये गैप छोड़ दो, 6 लाइन छोड़ दिया करो, फिर जो अमाउंट है वो अमाउंट उसमें लिखा करो, तो भी करेक्ट है। और अगर जो है वो आप ये पूरा फॉर्मेट बनाओगे और फिर फॉर्मेट के हिसाब से अमाउंट लिखोगे तो भी करेक्ट है, दोनों मेथड करेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये फॉर्मेट अच्छी तरह से नोट कर लो, याद कर लो ये फॉर्मेट, क्या एग्जाम में जब आए तो ये पूरा फॉर्मेट हमें तैयार कर लेना है, फिर अमाउंट्स लिखनी है। अब अमाउंट कैसे लिखनी है तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे सबसे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन 4 देखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक देखो उसमें इलस्ट्रेशन 4 है, इलस्ट्रेशन पहले मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कि इलस्ट्रेशन 4 में जैसे दिया हुआ है ना कि प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3, कि हमें सिर्फ इक्विटी लायबिलिटी का प्रैक्टिस के लिए पहला दिया हुआ है कि सिर्फ ये इक्विटी और लायबिलिटी यही हिस्सा तैयार करना है, ये हिस्सा तैयार अभी नहीं करना है, पर पूरी बैलेंस शीट अभी नहीं है, सिर्फ यही एक हिस्सा जो है वो हमें तैयार करके बताना है, सिर्फ इक्विटी और लायबिलिटी का। तो उसके लिए सब इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, वो इन्फॉर्मेशन हम लिखते जाएंगे। तो इक्विटी लायबिलिटी का है, हाँ ऐसे भी आते हैं सम, कि 11 मार्क का सम होता है ना, कितनी बार 11 मार्क का पूरा सम न पूछकर कि भाई 5 मार्क के 2, 5 और 6 मार्क के ऐसे 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन अलग अलग पूछे, पॉसिबिलिटी रहती है ऐसी। तो इसलिए ऐसे शॉर्ट एग्जांपल्स हो तो उसको भी एक एक बार देखा करो कि कैसे कंप्लीट करना है। आ रहा है ना ध्यान ये।
तो चलो देखे कि इसमें खाली इक्विटी और लायबिलिटी पार्ट तैयार करना है, तो ये पूरा फॉर्मेट तैयार कर लो। शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर ये 3 टॉपिक लिख दो। नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर 3 टॉपिक लिख दो। और करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर जो है वो ये 4 टॉपिक लिख दो। फिर जो है वो ये अमाउंट लिखते जाएंगे, जो जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखते जाए। ये तो याद करना पड़ेगा ना, पूरा फॉर्मेट कर रहे हो तो ये सब पहले याद करके लिखना पड़ेगा, फिर अमाउंट लिखें। बराबर। अमाउंट में देखो जैसे जैसे दिया हुआ है वो लिखते जाए। सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेड पेएबल्स, तो ट्रेड पेएबल्स किस में आएगा? करंट लायबिलिटीज में आएगा ना। ट्रेड पेएबल्स लिया हुआ ही होता है, तो वो ट्रेड पेएबल्स, उसके सामने अमाउंट लिखें, अंदर में अमाउंट। फॉर्मेट वैसे ही ना, 2 अमाउंट लिखते हैं, पहले अंदर सब अमाउंट लिखेंगे हर पार्ट की, फिर बाहर उसकी मेन कैलकुलेशन। तो ट्रेड पेएबल्स है 30,000, तो ट्रेड पेएबल्स उसके सामने लिखेंगे हम लोग 30,000 रुपीज। फिर दिया हुआ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म में है। लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखना है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता ही है ना, कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपके फॉर्मेट में हो गई तो वो सीधा ही लिखोगे। फॉर्मेट बना होगा ना तो सीधी खाली अमाउंट लिखते जानी है। फॉर्मेट अगर आप नहीं बनाओगे, खाली लिख रहे हो नॉन करंट लायबिलिटीज, तो अंदर ये जो नाम दिए हुए वो नाम लिखते जाना। अरेंजमेंट तो हो ही जाएगा ना वो पूरा, बरोबर ना। अगर खाली यही लिख रहे हो, बीच में जगह छोड़ दोगे 5-6 लाइन की, तो जो जो नाम आए वो नाम खाली यहाँ पे लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मेट बनाओगे तो पहले ही आप नाम लिख दोगे, फिर खाली अमाउंट लिखते जाना, तो भी इजी। बरोबर। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। खाली याद रखना रिजर्व सरप्लस कहाँ आता है, तो शेयर होल्डर फंड में आता है ना रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसमें अमाउंट लिखें कि रिजर्व एंड सरप्लस वो दिया हुआ है 80,000 का। बराबर। फिर दिया हुआ अदर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है तो करंट में ही ये अदर करंट लायबिलिटीज वो आपने लिखा है कि उसमें लिख दें 25,000 अदर करंट लायबिलिटीज, 25,000 का। बराबर। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो भी करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म ही है, तो ये लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो उसके सामने ही लिख देंगे 24,000। बराबर। फिर उसके बाद दिया हुआ शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल यही शेयर होल्डर फंड में लिखा हुआ है ना शेयर कैपिटल, उसमें अमाउंट लिख देंगे 2 लाख की, कि शेयर कैपिटल यहाँ पे। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो शॉर्ट टर्म में है मतलब किस में लिखना है, करंट लायबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी जो आपने लिखा हुआ ही है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो उसमें लिख देंगे 35,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बराबर। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म में है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी, तो 1,20,000। एंड फाइनली अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म मतलब ये भी नॉन करंट में, बराबर ना, ये भी नॉन करंट में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो कितनी दी गई है 76,000। बराबर। हो गई सब अमाउंट, सब अमाउंट हो गई, क्लियर हो गई अमाउंट। तो अब सब हो गया, जो ना हो उस पर खाली डैश करके बाकी का टोटल कर देते हैं। बराबर। टोटल कैसे करते हैं हम लोग, तो टोटल इस तरह से करेंगे, एक एक हिस्सा जो पहले शेयर होल्डर फंड उसका टोटल कर देंगे। ये 2 अमाउंट है, इसमें नहीं है वो डैश, तो इन दोनों का प्लस 2 और 80,000, तो यहाँ पे 2,80,000। बराबर ना, ये हो गया। फिर इनका नॉन करंट लायबिलिटीज उसका टोटल करके बाहर लिखें, तो इनका टोटल लिखें कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, तो 56 एंड 2,56,000, तो 2,56,000। इसमें अगर देखें तो ये 60 और 30 90 और 10, तो मतलब कि 1,14,000, 1,14,000 ये करंट लायबिलिटी उन चारों का टोटल। बराबर। और ये किया तो आखिरी में ये फाइनल टोटल लिखते हैं कि ये फाइनल टोटल यहाँ पे आना चाहिए, कि इनका फाइनल टोटल अगर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 2 10 और 15, और यहाँ पे 4 5 और 6,50,000 का, ये फाइनल टोटल 6,50,000। बराबर ना, ये हो गया ना, हाँ हो गया सब। अगर आप फॉर्मेट बना रहे हो, ये पूरा याद रह रहा है तो एकदम इजी है कि पूरा याद करके खाली अमाउंट लिखते जानी और कुछ भी नहीं करना है। पूरा फॉर्मेट बना लिया तो बस सिर्फ जो है वो अमाउंट लिखते जाओ। फॉर्मेट आप नहीं बना रहे हो तो जो जो नाम दिए गए हैं वो नाम खाली सही जगह पे लिखते जाओ, हो जाएगा क्लियर। अरे बात समझ में, सिंपल है ना, हो गया टोटल। अब हमने खाली यही बनाया, अगर एसेट साइड पे भी होता, एसेट साइड पे भी होता तो इसका और इसका टोटल आपका इक्वल आना चाहिए, कि इक्विटी लायबिलिटी का टोटल जो भी आया
और एसेट साइड का जो भी टोटल आया वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो आपका सम करेक्ट है। ठीक है ना, अभी तो प्रैक्टिस के लिए हमने खाली यही हिस्सा बनाया तो इसीलिए। ठीक है, अब जैसे इलस्ट्रेशन 4 देखा ना, नोट कर लो उसमें कैसे है, सिंपल खाली फॉर्मेट ही याद करो, फिर तो अमाउंट ही देखनी है कि ये अमाउंट कहाँ आएगी। ठीक है ना, फॉर्मेट खाली याद कर लो एक बार। तो इलस्ट्रेशन 4 देखा हमने, वैसे ही इलस्ट्रेशन 5 भी देखें, उसमें भी सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट बनाना है, पर एक बार समझ लें कि अमाउंट कैसे लिखनी है। ठीक है ना, देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 5 दिया हुआ है कि यहाँ पर भी है ना शान लिमिटेड करके दिया हुआ है कंपनी, और इसमें भी प्रिपेयर द स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3। यहाँ पर भी सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट, सिर्फ यही पार्ट तैयार करना है। ठीक है ना, वैसे ही है ना कि भाई मैंने यहाँ पे खाली अमाउंट रफ कर दी, वो फॉर्मेट बना हुआ ही था, आपको भी ये पूरा फॉर्मेट बना देना है, ये तीनों हिस्से, उसके अंदर के ये सब पार्ट्स भी लिख दें। अब खाली अमाउंट लिखते जानी। अब अमाउंट लिखेंगे कि कौन सी कहाँ पर आएगी, तो समझना, जैसे सबसे पहले दिया हुआ 26,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कि 10 रुपए के 26,000 शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स की अमाउंट जो 2,60,000 दी गई है कहाँ आएगी, तो शेयर्स की अमाउंट यहाँ पे शेयर कैपिटल। आपने फॉर्मेट बनाया हो ना अगर शेयर कैपिटल, और यहाँ कुछ अलग नाम लिखा हुआ हो, तो आप लोग क्या करोगे कि ये शेयर कैपिटल फॉर्मेट बना हुआ ही है, उसके ब्रैकेट में जो है वो लिख देंगे इक्विटी शेयर अमाउंट, या तो फिर जो दिया हुआ है वैसे ही। इलस्ट्रेशन 4 देखा था, उसमें कैसे था, लिखा हुआ ही था खाली शेयर कैपिटल, वही नाम लिखा था, हमने सीधी अमाउंट लिखी। अब अगर ऐसे दिया हुआ है कि 26,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो आपने जो शेयर कैपिटल लिखा है उसके ब्रैकेट में या तो ये पूरा लिख दो 26,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऐसे, या फिर जैसे इसमें दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल वैसे लिख दो तो भी ठीक है। अगर फॉर्मेट बनाया है उसमें कुछ आता है तो ब्रैकेट में खाली नाम लिख दिया करो कि ये नाम हम लिख रहे हैं। और अमाउंट वैसे ही कि कितनी अमाउंट है 2,60,000, तो वो शेयर कैपिटल में लिख देंगे 2,60,000। फिर दूसरा 9% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, कि देखो बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन मतलब नॉन करंट में आता है ना, लॉन्ग टर्म लोन होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसमें कौन सा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये जो बोरोइंग्स आती है ना, वो बोरोइंग्स होती है बैंक से, कोई कंपनी से, कहीं से अगर उधार लिया है तो, बराबर। तो वो 9% जो बैंक लोन है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बाकी जो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उसके पास जो है वो ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं कि 9% बैंक लोन, बराबर, जो यहाँ दिया हुआ 9% लोन फ्रॉम बैंक, कितनी है 50,000 की, तो उसमें अमाउंट लिख देंगे 50,000 रुपीज, बराबर ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन वगैरह यहाँ पे आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर दिया हुआ प्रपोज्ड डिविडेंड। अब जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, मतलब कि जो डिविडेंड हमें देना है, दिया नहीं है, जो डिविडेंड देना है हमें वो प्रपोज्ड डिविडेंड। तो कुछ भी देना हो तो वो किस में, लायबिलिटी में ही ना। अच्छा, डिविडेंड किस में आएगा, तो डिविडेंड आता है करंट लायबिलिटी में, क्योंकि डिविडेंड जो है वो हम हर साल देते हैं, तो वो करंट लायबिलिटी में है। कोई नहीं देना कि भाई कभी कभार देना हो, नहीं, हर साल। और प्रपोज्ड, भाई हमने प्रपोज किया, नक्की किया कि इतना डिविडेंड देंगे, तो लायबिलिटी हो गई कि हाँ ये देना है। और डिविडेंड कौन सी लायबिलिटी में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, बराबर, किस में आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन या अदर करंट लायबिलिटीज में। अगर मैं भी देख लूं उसमें, तो हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही रहेगा वो प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि जो भी डिविडेंड देना कंपलसरी देना है, तो कंपनी पहले से ही जो है वो प्रोविजन करके अलग करके रखती है कि हाँ भाई इतना डिविडेंड मुझे देना ही है, कुछ भी हो जाए, तो पहले से ही ये क्या कहते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर ब्रैकेट में लिखना कि प्रपोज्ड डिविडेंड। देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, बरोबर ना। तो वो डिविडेंड हर साल का है तो उसमें लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में कितनी अमाउंट है प्रपोज्ड डिविडेंड 18,000 की, तो वहां अमाउंट लिखेंगे 18,000, बरोबर। फिर दिया हुआ है बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल किस में आता है, ये भी उसी में ही आता है, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म ही है। और ये होता है ना ट्रेड पेएबल्स, उसके अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग बिल्स पेएबल, बरोबर। अब ये हेडिंग लिख रहे हो, फिर जो भी नाम हो वो नाम तो ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बिल्स पेएबल लिखेंगे, कितना बिल्स पेएबल है हमारा, तो 10,000 का, तो बिल्स पेएबल वो 10,000, बरोबर। उसके बाद सरप्लस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं उसका सरप्लस, मतलब उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या कुछ बचा होगा तो यहाँ लिखते हैं ना, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखो तो भी ठीक है, नेट प्रॉफिट करके लिखो तो भी ठीक है। जब पूरा सम करेंगे तो उसमें तो नेट प्रॉफिट करके ही अलग से मेंशन करेंगे, बाकी इसमें अगर सरप्लस दिया हुआ है तो आप ये रिजर्व एंड सरप्लस में लिखो, बराबर। तो रिजर्व एंड सरप्लस और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग जो पूरा दिया हुआ है कि सरप्लस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये ध्यान रखना जब आप पूरा फॉर्मेट बना रहे हो तो हर अमाउंट फिर ब्रैकेट में लिखना, मेंशन करना कि सरप्लस है तो किसका सरप्लस है भाई, P&L का सरप्लस है वो लिखना है हमें, बराबर। तो कितना सरप्लस दिया हुआ है 50,000, तो इसका सरप्लस लिखेंगे यहाँ 50,000 में। फिर उसके बाद दिया हुआ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो प्रोविडेंट फंड जो है वो वर्कर्स, जब वर्कर्स काम करते हैं तो उनकी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे कट करके रखते हैं, फिर वर्कर्स जब रिटायर होंगे ना तो उसको वो पूरी अमाउंट एक साथ दी जाती है, वो पीएफ होता है ना, वो प्रोविडेंट फंड। और प्रोविडेंट फंड नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारा ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कुछ भी देना कंपलसरी है कि हाँ भाई इतना तो देना ही है हमें, आज नहीं तो कल, तो वो सब ऐसे प्रोविजन में रखे जाते हैं। जैसे डिविडेंड कंपलसरी देना था तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हर साल देना है। प्रोविडेंट फंड भी कंपलसरी देना है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में रखेंगे कि भाई ये साइड में है, देना ही है, ये आज नहीं तो भले 5 साल बाद पर देना तो है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है 70,000, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन उसके अंदर लिखेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है वो प्रोविडेंट फंड 70,000, बराबर। देखो भाई अगर आप फॉर्मेट बना रहे हो पूरा पूरा, अगर आपका फॉर्मेट बना रहे हो तो ये अमाउंट सही जगह लिखनी जरूरी है। फॉर्मेट नहीं बना रहे हो आप तो भले इसमें डायरेक्टली कि भाई बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, या इसमें जो है वो बिल्स पेबल और वो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में बताया है वैसे आप डायरेक्टली करोगे तो भी ठीक है। फॉर्मेट बना रहे हो तो अमाउंट सही जगह और ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है फिर, ठीक है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज में। जो अदर करंट लायबिलिटीज है उसमें आ जाएगा ना, या तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में रहेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने उधार लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट उधार ही होता है ना उसमें, कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने उधार लिया हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कि कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट उसमें, तो 17,000 के 17,000। एंड फाइनली जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म ही ना, कोई लॉन्ग टर्म 4-5 साल की सैलरी थोड़ी बाकी रखते हैं, शॉर्ट टर्म सैलरी होती है, तो वो अदर करंट लायबिलिटीज में कोई सैलरी या कुछ देना बाकी हो, सैलरी कमीशन वगैरह, तो वो अदर करंट लायबिलिटीज में वहां ब्रैकेट में करके लिखेंगे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 30,000, तो वो 30,000 उसमें लिख देंगे, बरोबर। ये हो गई ना सब अमाउंट। भाई जो जो नाम दिए गए हो उसको खाली सही जगह पे लिखना जरूरी है, क्लियर बात, ध्यान में आ गया। तो अब ये सब हो गया, अब इसको क्लोज कर दो। अब नॉर्मली क्लोज कर दो एक एक पार्ट, कुछ ना हो उसे डैश कर दो कि यहाँ 260 और 50 तो 3,10,000 इसका हिस्सा आ जाएगा नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। दूसरे में यहाँ कुछ नहीं है, डैश कर दो 50 और 70 वो 1,20,000, बराबर। और यहाँ पे अगर प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और 40 तो वो 75। एंड फाइनली इनका अगर प्लस करें तो 30 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5,05,000 रुपीज, भाई टोटल आ जाएगा ना 5,05,000, बराबर। क्लियर हुआ, फिर से वही बात, बस फॉर्मेट याद करो अच्छी तरह से और अमाउंट सही जगह लिखो। आप ये अगर पूरा फॉर्मेट बना रहे हो तो हर अमाउंट ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। मेरी यहाँ स्पेस नहीं थी, मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, पर आप सबको वो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है कि आप कौन सी अमाउंट कहाँ लिख रहे हो। अरे ना ध्यान, एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये सम हो जाता है। आप फॉर्मेट बना लो फिर तो खाली सही जगह अमाउंट लिखना, ना एडजस्टमेंट ना काउंटिंग ना कुछ, बस खाली अमाउंट लिखते जाओ ब्लैंक्स की तरह, उसी के ही मार्क हैं, उसी के ही 11 मार्क्स हैं, कितना ईजी वो, ठीक है। तो जैसे ये इक्विटी लायबिलिटी के एग्जांपल्स देखे ना, है ना, ये समझा ना हमने कैसे किया। अब इलस्ट्रेशन 8 और 9 देखना है कि जिसके अंदर 8 देखें पहले कि जिसके अंदर एसेट्स तैयार करने, एसेट का पार्ट हमें तैयार करना है, तो वो भी समझना किस तरह से तैयार करें हम लोग। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 8 देखे हम लोग, कि इलस्ट्रेशन 8 में दिया हुआ है ना कि भाई यहाँ पर विजय लिमिटेड कंपनी का नाम दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17।
कि हमें सिर्फ एसेट्स पार्ट तैयार करना है ना, जैसे भाई एक दो क्वेश्चन देखे सिर्फ ये लायबिलिटी वाला पार्ट, अब सिर्फ एसेट वाला पार्ट। तो जब एग्जाम में भी आए तो कोई बात नहीं, खाली ये एसेट वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं कि जिसके अंदर एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये 4 पार्ट लिखते हैं, फिर करंट एसेट्स और उसके अंदर ये 6 पार्ट्स लिखते हैं, बराबर ना। ये पूरा फॉर्मेट जो है वो बना देते हैं ये 10 पार्ट का, बराबर। और उसके बाद जो भी अमाउंट दी गई है वो अमाउंट खाली उसमें लिखते जाएंगे कि कौन सी अमाउंट कहाँ पर आएगी, बराबर ना। तो ये फॉर्मेट तैयार कर लो इलस्ट्रेशन 8 के लिए पूरा, और फिर ये अमाउंट देखते जाएं कहाँ कहाँ पर आएगी। तो देखो, जैसे सबसे पहले दिया हुआ फिक्स एसेट टेंजिबल है, तो फिक्स एसेट है तो नॉन करंट एसेट्स में आएगा ना, कि उसके अंदर बना हुआ ही है फिक्स एसेट, उसके अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल दो है। तो फिक्स एसेट टेंजिबल में लिखना है 8 लाख, तो फिक्स एसेट के टेंजिबल उसमें लिख देंगे ये 8 लाख रुपीस, बराबर ना, ये इलस्ट्रेशन 8 के लिए। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश कहाँ पे आता है, करंट एसेट्स में आता है। करंट एसेट्स में फॉर्मेट बना हुआ ही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो अगर वही नाम दिया हुआ ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर ब्रैकेट में उसके अंदर लिखेंगे, बराबर ना। अगर सपोज दिया होता लैंड बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग पता है टेंजिबल एसेट में आएगा, तो टेंजिबल एसेट फिर ब्रैकेट में लिखते हैं लैंड बिल्डिंग। खाली दिया हुआ टेंजिबल एसेट तो ठीक है, सीधी अमाउंट लिख देंगे, बरोबर, ये ध्यान रखना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 है, तो ये फॉर्मेट में बना हुआ है करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप अगर ये पूरा फॉर्मेट याद करके और जो है वो अगर पहले ही एग्जाम में लिख देते हो, फिर तो खाली अमाउंट लिखनी है, सीधे सीधे अमाउंट लिखते जाएंगे उसमें। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में ये थर्ड पार्ट है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो उसके अंदर अमाउंट लिख दें, कितनी है 34,000 की, तो 34,000। फिर उसके बाद इन्वेंटरी है, तो इन्वेंटरीज करंट एसेट्स में ये लिखा हुआ है ना इन्वेंटरीज, तो वो इन्वेंटरी में लिख दें हम लोग कितना 43,000, तो इन्वेंटरी उसकी अमाउंट 43,000, बराबर। फिर अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट में ही लिखेंगे, दिया हुआ ही है अदर नॉन करंट एसेट्स, बराबर ना, सीधे नाम है ही, तो अदर नॉन करंट एसेट्स 31,000, तो उसी में ही लिख देंगे 31,000 अदर नॉन करंट एसेट्स, बराबर। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट में ही रहेगा, उसमें भी पार्ट है ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो उसके अंदर की अमाउंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 27,000, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 27। फॉर्मेट अगर आप याद कर लो फिर तो सीधे ही लिखना है, नहीं याद करोगे फॉर्मेट खाली ये दो हिस्से लिखो तो एक एक नाम खाली अंदर लिखते जाना, फिर बराबर जो जो नाम आया वो नाम खाली सही जगह पे लिखते जाना, अरेंज खुद ब खुद हो जाएगा। फिर करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख दिया, हाँ, फिर करंट इन्वेस्टमेंट 29,000, करंट इन्वेस्टमेंट करंट में लिखेंगे, करंट एसेट्स के अंदर है ना करंट इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर लिखें 29,000 का है, बराबर करंट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट्स में, यहाँ जो हम लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल हमारे डेप्टर्स या कुछ हुए तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं 56,000, तो उसके अंदर लिखते हैं हम लोग के 56,000 ट्रेड रिसीवेबल। फिर उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म है तो वो भी करंट एसेट्स में, यहाँ लिखा ही है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, वो नाम है ही, ना हो नाम तो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस वो 40,000 का, कि ये 40,000 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद अदर करंट एसेट्स, तो अदर करंट एसेट्स में ही लिखेंगे कि अदर करंट एसेट्स कितने हैं 10,000, तो वो अदर करंट एसेट्स 10,000 के रहेंगे। एंड आखिरी में फिक्स एसेट इंटेंजिबल, तो ये फिक्स एसेट में इंटेंजिबल लिखा हुआ है ना पार्ट, तो वो फिक्स एसेट इंटेंजिबल उसके अंदर लिख देंगे 50,000 का, बराबर। ये इलस्ट्रेशन 8 था, पूरे फॉर्मेट के हिसाब से ही सब अमाउंट दी गई थी, सब अमाउंट आ गई, तो फिर अब इसका टोटल कर दें कि भाई जैसे अगर आप नॉन करंट एसेट्स का टोटल करोगे, मैं यहीं पे ही देख रहा हूँ कि जैसे इसका टोटल आ जाएगा 9,42,000, 9,42,000 भाई यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे, ठीक है। ये नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स वो करंट एसेट्स में इन सब का टोटल करेंगे जो आ जाएगा 2,38,000, कि 2,38,000 का, बराबर ना, ये भी आ गया उसमें। और फाइनली इन दोनों का टोटल, कि इन दोनों का टोटल करें तो पूरा 11,80,000 का टोटल, ठीक है।
इजी हो जाता है भाई, फॉर्मेट बनाओ और भी इजी हो जाएगा। फॉर्मेट बनाते हैं तो बस खाली अमाउंट लिखते जानी है उसमें, सिंपल है ना। ठीक है ना, फॉर्मेट याद करना भाई, अच्छी तरह से याद करना कि फॉर्मेट कौन कौन से टर्म कहाँ कहाँ आ रहे हैं, वो ध्यान में रखना। तो चलो ये फॉर्मेट बन गया हमारा, बराबर ना। ये इलस्ट्रेशन 8 देखा हमने, अब वैसे ही इलस्ट्रेशन 9 भी समझे। इलस्ट्रेशन 9 भी वैसा ही है कि जिसमें करंट एसेट्स हैं, पर उसके अंदर जो है वो ये डायरेक्ट नाम नहीं है, फिर ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे कि कौन सा नाम किस में है। तो वो देखें 9th वाला इलस्ट्रेशन भी कैसे करना है हमें। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 9 है कि इलस्ट्रेशन 9 में भी गुजरात लिमिटेड दिया हुआ है ना, और इसमें भी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड का जो है वो हमें बनाना है, वैसे ही जैसे अभी बनाया, पर पहले इलस्ट्रेशन 8 में डायरेक्ट नाम थे ना, बराबर ना। अब जो दिया हुआ है वो सही जगह पे लिखना है हमें, ब्रैकेट में लिखना। यहाँ स्पेस नहीं है पर मैं बता रहा हूँ कि वो ब्रैकेट में लिखेंगे हम। कि देखो जैसे उसमें अमाउंट है, सबसे पहले इंटरेस्ट अकर्ड। इंटरेस्ट अकर्ड मतलब जो इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है वो करंट एसेट्स में आएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। और करंट एसेट्स में कहाँ आएगा, तो अदर करंट एसेट्स में, बराबर। ट्रेड रिसीवेबल नहीं, इंटरेस्ट अकर्ड। ट्रेड रिसीवेबल में तो डेप्टर, बिल रिसीवेबल वो सब आता है। ये अदर करंट एसेट्स, उसके अंदर आएगा कि इंटरेस्ट रिसीवेबल या इंटरेस्ट अकर्ड। कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ होगा, उसका इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं अदर करंट एसेट्स, उसके अंदर अमाउंट लिखेंगे, बराबर। अब लिखना है उसमें ही भाई अदर करंट एसेट्स, उसके अंदर ये ब्रैकेट में लिखना कि इंटरेस्ट अकर्ड कितना दिया हुआ है 3000 का, तो वो 3000 इसमें लिख देंगे, बराबर, इंटरेस्ट अकर्ड। फिर उसके दिया हुआ प्लांट मशीनरी, तो भाई प्लांट मशीनरी किस में आता है, तो नॉन करंट में फिक्स एसेट टेंजिबल, कि जो टेंजिबल एसेट्स है उसके अंदर आएगा ये प्लांट मशीनरी। टेंजिबल में ही आता है ना, तो टेंजिबल एसेट्स उसके ब्रैकेट में लिखो, यहाँ स्पेस नहीं है पर उसके ब्रैकेट में लिखो। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे दिया हुआ है कि वैसे टेंजिबल एसेट्स में लिखेंगे ये प्लांट मशीनरी 6 लाख के, तो 6 लाख में लिखेंगे ये, बराबर, टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद है कैश ऑन हैंड 37,000, तो कैश ऑन हैंड ये कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसके अंदर लिखेंगे कैश ऑन हैंड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसके ब्रैकेट में लिखो कैश ऑन हैंड 37,000 का, बराबर, ये उसमें आ जाएगा। फिर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या है, तो वो भी हमारी नॉन करंट एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स बट इनटेंजिबल। ट्रेडमार्क क्या रहता है हमारा, इनटेंजिबल एसेट्स है, बराबर ना। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटर्न, इनटेंजिबल, तो इनटेंजिबल एसेट्स में लिखेंगे ट्रेडमार्क 20,000। इनटेंजिबल एसेट्स ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रेडमार्क 20,000 के, बराबर। ब्रैकेट में लिखना भाई, नाम दिया हुआ तो मेंशन करना है एग्जाम में, बराबर। इसलिए मैं पहले बोलता था कि यहाँ तो फॉर्मेट बनाओ ही नहीं, नहीं तो आप मेंशन करना भूल जाते हो और मार्क्स कट हो जाएंगे। खाली ऐसे लिखो नॉन करंट, उसके अंदर अमाउंट लिखते जाओ तो भी करेक्ट है, पर अगर ये फॉर्मेट बना रहे हो तो ब्रैकेट में नाम जरूर लिखना, भूलना मत। चलो ट्रेडमार्क। फिर डेप्टर्स हैं, डेप्टर किस में आते हैं, तो डेप्टर आते हैं ये ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर आएंगे डेप्टर्स, बराबर। तो डेप्टर्स कितने हैं 42,000 के, तो ट्रेड रिसीवेबल उसके ब्रैकेट में लिखना कि डेप्टर्स 42,000, बराबर, ये ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। उसके बाद 10% नर्मदा बॉन्ड, ये कोई बॉन्ड या कहीं पे हमने इन्वेस्ट किया है, और बॉन्ड वगैरह का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म नहीं। मतलब ये हो गया हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बराबर ना। बॉन्ड या कहीं पे इन्वेस्ट किया तो लॉन्ग टर्म में होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में यहाँ अमाउंट लिखेंगे, कितने के हैं बॉन्ड 70,000, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसमें नाम लिखना 10% बॉन्ड 70,000 के, बराबर। ये नॉन करंट एसेट्स में। फिर लूज टूल्स, लूज टूल्स या कुछ भी सामान वगैरह हो वो सब इन्वेंटरीज में। कुछ भी सामान पड़ा हो ना, स्टॉक है, टूल्स पड़े हैं और कुछ स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ भी, तो वो सब इन्वेंटरीज में आ जाता है हमारा, बराबर। तो ये इन्वेंटरीज में लिखेंगे लूज टूल्स कितने 18,000 के, तो इन्वेंटरी के अंदर 18,000 इन्वेंटरी, ब्रैकेट में लिखना लूज टूल्स वो 18,000, बराबर। उसके बाद टेलीफोन डिपॉजिट, ये टेलीफोन डिपॉजिट ये वो होता है कि जब हम टेलीफोन कनेक्शन, जैसे आज के टाइम में वाईफाई कनेक्शन या कहीं से लेते हैं तो पहले एडवांस देते हैं ना कंपनी को कि 1,000 रुपए डिपॉजिट रहेगी ये, कि जब कनेक्शन कट करवाएंगे तो वो डिपॉजिट वापस मिलेगी, है कि नहीं। तो ये डिपॉजिट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हमने कनेक्शन लिया जैसे टेलीफोन कनेक्शन, तो वो बंद थोड़ी करवाना है, चलेगा वो तो न जाने कितने साल। तो ये हमारा हो जाता है लॉन्ग टर्म का एडवांस।
कोई भी डिपॉजिट वगैरह दिया ना तो वो हमारा कहाँ पे आ गया, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। भाई लॉन्ग टर्म एडवांस दिया है, एसेट्स में है, भाई मिलेगा पर न जाने कब मिलेगा वो, तो वो लॉन्ग टर्म एडवांस है। ये टेलीफोन डिपॉजिट कितना है, 30,000। लॉन्ग टर्म एडवांस में लिखना, ब्रैकेट में लिखना टेलीफोन डिपॉजिट 30,000, बराबर। उसके बाद यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी, देखो यहाँ दिया हुआ है कि टेम्पररी है, टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, तो मतलब म्यूचुअल फंड है, कहीं तो इन्वेस्टमेंट ही हुआ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इसे लिखेंगे यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट में, कि करंट इन्वेस्टमेंट में लिखा जाएगा यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी 10,000 के, या ब्रैकेट में लिखना यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड 10,000 रुपीज, बराबर। ये सब हो गया। अब जो है वो इसे क्लोज करेंगे, कि अब क्लोज कर देना भाई, सब चीजें आ गई, जो जो ना आता हो तो उसमें खाली डैश कर दो कि ये चीज नहीं आई, और बाकी का टोटल करते जाएंगे फिर, बराबर। तो अब अगर इनका टोटल करें तो चलो 6 और 7 और 7,20,000 हो जाएगा, है ना, ये 7 और 20, हाँ। इसमें अगर हम टोटल करें तो ये 50 60 60 और ये 40 1 लाख और 1,10,000, 1,10,000 और 720 और ये तो हो जाएगा 8,30,000 का, ये टोटल हमारा एसेट साइड का। अरे बात समझ में, तो ये सब अमाउंट्स लिख दी ना, ध्यान में आ रहा है। डायरेक्ट नाम ना हो तो ब्रैकेट में लिखना, मैंने यहाँ नहीं लिखा पर ब्रैकेट में प्रॉपर करके लिखना हर एक की अमाउंट। क्लियर, समझ में आया ये कैसे लिखना है। अब लास्ट एक इलस्ट्रेशन 10 देखें हम लोग, आखिरी एक इलस्ट्रेशन, कि जिस इलस्ट्रेशन में पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी है। पहले 2 इलस्ट्रेशन देखे खाली ये लायबिलिटी का, 2 देखे खाली एसेट्स के, अब पूरा एक इलस्ट्रेशन देखना है, इलस्ट्रेशन 10, जिसमें पूरा तैयार करना है लायबिलिटी और एसेट साइड कंप्लीट, ठीक है। तो देख लो एक इलस्ट्रेशन 10 देखे हम लोग। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 10 समझे हम लोग, क्या उसमें दिया हुआ है ना कि भाई स्टार लिमिटेड है, सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3, पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी, कि बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन 31/3/17, पूरा यहाँ इक्विटी लायबिलिटी और एसेट साइड। तो ऐसे में पूरा ये फॉर्मेट बना लेते हैं, कि कंप्लीट फॉर्मेट बना लिया, जिसके अंदर ये सब पार्ट्स, ये मेन जो है वो हेडिंग और उसके अंदर के जो है वो ये सब हेडिंग्स, ये पूरा जो है वो हम तैयार कर लेंगे, और उसके बाद अमाउंट लिखते जाएंगे, चेक करेंगे कि कौन सी अमाउंट कौन सी साइड पे आएगी, ठीक है। तो समझना है इसमें। अब जैसे सबसे पहले है अकर्ड कमीशन, अकर्ड मतलब कि जो मिलना बाकी हो, रिसीवेबल है, भाई कमीशन मिलना बाकी है, ऐसी कमीशन, तो कमीशन मिलना बाकी है मतलब एसेट्स में आएगा। देखो कुछ भी देना बाकी हो तो लायबिलिटी में, मिलना बाकी है मतलब हमारा एसेट्स, तो एसेट साइड पे आएगा कमीशन। कमीशन किस में आ जाता है, करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स में भी कौन सा, तो अदर करंट एसेट्स में। भाई ये लोन एडवांस कैश रिसीवेबल ये सब तो है नहीं, तो कमीशन या कुछ भी जो है वो लेना बाकी हो, अकर्ड हो, तो वो सब किस में आ जाता है, अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स, और उसके ब्रैकेट में लिखना ये क्या, अकर्ड कमीशन कितना दिया हुआ है, 20,000, तो 20,000 की कमीशन उसमें, बरोबर ना, अकर्ड कमीशन उसमें ये लिखना है। फिर उसके बाद दिया हुआ लैंड बिल्डिंग 10 लाख, तो लैंड बिल्डिंग कहाँ पे, तो लैंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में, फिक्स एसेट में लिखेंगे ना, नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट, उसमें भी टेंजिबल, लैंड बिल्डिंग टेंजिबल है, तो टेंजिबल एसेट्स ब्रैकेट में लिखना लैंड बिल्डिंग, और कितनी अमाउंट 10 लाख की, तो टेंजिबल एसेट्स में लिखा जाएगा ये 10 लाख, बराबर। उसके बाद है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख के है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल किस में, शेयर होल्डर फंड, अब तो पूरा ही बना रहे हैं ना उसमें, तो लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, नाम दिया हुआ है डायरेक्टली तो पहले डायरेक्टली अमाउंट लिखो, ना होता है जैसे लैंड बिल्डिंग तो फिर वो यहाँ पे लिखते हैं। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल भले डायरेक्टली इसमें लिखो, कितना है शेयर कैपिटल, 10 लाख का ही है, तो वो शेयर कैपिटल में लिखेंगे 10 लाख, बराबर। खाली अमाउंट पता होनी चाहिए कौन सी जगह पे लिखनी है, उसके ही हमें लॉजिक, यहाँ उसी के ही मार्क्स हैं पूरे। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस है, कितना है 45,000 का, तो बैंक बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे, बैंक बैलेंस एसेट्स है हमारी, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में ये आता है ना कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस वो सब यहाँ पे लिखते हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 45,000 का बैंक बैलेंस, वो वहां पे लिख देंगे 45,000, बराबर, कैश और कैश इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, रिजर्व है भाई, कुछ भी रिजर्व, जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व वो सब यहाँ लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर ना, रिजर्व एंड सरप्लस जो है शेयर होल्डर फंड के अंदर, तो उसमें लिखेंगे कितना है जनरल रिजर्व 20,000 का,
तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे 20,000, ब्रैकेट में लिखना जनरल रिजर्व, फिर उसमें 20,000 की अमाउंट, बराबर। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, कितना है 1,80,000 का है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं करंट एसेट्स में, ये जो है ना इन्वेंटरीज, उस इन्वेंटरी के अंदर स्टॉक, लूज टूल्स, स्टेशनरी स्टॉक, कुछ भी वो इन्वेंटरीज में आता है, सामान जो भी पड़ा है। तो एक क्लोजिंग स्टॉक ही है कितना 1,80,000, तो वो इन्वेंटरीज में लिखेंगे 1,80,000 इन्वेंटरी के अंदर, बराबर। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी में, वो एसेट्स नहीं, क्रेडिटर लायबिलिटी कौन सी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी ट्रेड पेएबल्स, किसी को भी पे करना है वो क्रेडिटर डेप्टर इसमें आता है ना, ट्रेड पेएबल, अगर डेप्टर हो तो वो ट्रेड रिसीवेबल, बराबर। तो लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स में लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितने हैं क्रेडिटर 4 लाख के हैं, तो ट्रेड पेएबल उसके अंदर ब्रैकेट में लिखना क्रेडिटर्स 4 लाख रुपीस, बराबर, ये हो गया। फिर डेप्टर्स ही है, देखो 2,30,000 के डेप्टर्स, तो डेप्टर्स कहाँ, वो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, डेप्टर्स एसेट्स में, क्रेडिटर लायबिलिटी में, तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल में डेप्टर्स, सॉरी 2,30,000, तो ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखो डेप्टर्स, वो अमाउंट 2,30,000 की, बराबर ना, ये ट्रेड रिसीवेबल। फिर उसके बाद 10% डिबेंचर, अच्छा डिबेंचर कहाँ आएंगे, तो डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है भाई, जब तक कुछ मेंशन ना हो तो इसका मतलब कि हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं और पब्लिक से पैसे लिए हैं, तो ये लायबिलिटी हो गई। अगर मेंशन होता कि हमने जो है वो दूसरों के डिबेंचर खरीदे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, हमारा एसेट्स में चला जाता है, पर कुछ मेंशन ना हो, मतलब हमने डिबेंचर के पैसे लिए हैं, इश्यू किए हैं डिबेंचर, तो वो लायबिलिटी है, और डिबेंचर होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में ये जो है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उधार लिए हुए पैसे, उसमें आता है ये 10% डिबेंचर, बराबर। उधार लिए हुए पैसे हैं तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखेंगे कितना 1,30,000, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें डिबेंचर करके लिखना 1,30,000 की अमाउंट, बराबर, यहाँ वो अमाउंट आएगी। उसके बाद डिबेंचर रिडिम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, बराबर। अब इसमें होता है कि भाई हमने पब्लिक से डिबेंचर के पैसे लिए हैं, कुछ साल बाद वापस तो देने ही है, तो उस वक्त कोई तकलीफ ना हो तो कंपनी पहले ही थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखती है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट के पैसे मिलेंगे ना 3-4 साल बाद, तो वही हम डिबेंचर को वापस कर देंगे, बराबर। तो डिबेंचर का ही फंड कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो भी हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो एसेट्स में, और डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मतलब वो नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसमें जो है ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा ये डिबेंचर फंड इन्वेस्टमेंट, कितना 30,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर लिखा जाएगा ये 30,000 की अमाउंट, बराबर। फिर उसके बाद है कस्टम डिपॉजिट, डिपॉजिट जैसे इससे पहले भी बताया, टेलीफोन डिपॉजिट होता है, इंटरनेट डिपॉजिट होता है, कुछ भी कोई भी डिपॉजिट है मतलब हमने किसी को एडवांस दिया है, कोई कस्टम के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो कस्टम के लिए हमने गवर्नमेंट को या कोई अथॉरिटी को एडवांस दिया हुआ है, डिपॉजिट दिया है, अब जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करेंगे तब डिपॉजिट के पैसे वापस मिलेंगे, तब तो वो डिपॉजिट हमारी है, बराबर ना, मतलब हमने दी हुई है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, लॉन्ग टर्म किसी को एडवांस दिया हुआ है वो डिपॉजिट, डिपॉजिट हमेशा इसमें आती है लॉन्ग टर्म एडवांस में, जो पहले भी बताया था। तो कस्टम डिपॉजिट 1,25,000 वो लॉन्ग टर्म एडवांस में 1,25,000, बराबर। उसके बाद है ग्रेच्युटी फंड, तो ग्रेच्युटी फंड क्या होता है, तो ग्रेच्युटी फंड होता है ये कि जैसे प्रोविडेंट फंड होता है ना कि वर्कर्स जब रिटायर होते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, बराबर, उसी तरह से ये भी ग्रेच्युटी फंड जो है वो वर्कर्स के लिए ही है कि जब वो रिटायर होंगे तब उसको उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनके अच्छे काम के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते, उनको अमाउंट दी जाती है, उसी के ही नाम पे हम थोड़े थोड़े पैसे अलग करके रखते हैं कि जब वो रिटायर होगा तो उसको देंगे, है ना, काइंड ऑफ प्रोविडेंट फंड ही आता है। तो ग्रेट्युटी फंड कहते हैं वो कहाँ पे है, तो वो लायबिलिटी है, वर्कर्स को देना है, कंपलसरी देना है जब वो रिटायर होगा, तो वो ग्रेट्युटी फंड किस में, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, जो भी कंपलसरी देना ही है वो सब ऐसे प्रोविजंस में, लॉन्ग टर्म बाद उसे देंगे, लॉन्ग टर्म में देंगे ग्रेट्युटी तो नॉन करंट लायबिलिटीज, और वो भी किस में, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। तो ग्रेट्युटी फंड कहाँ पर, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, कितनी अमाउंट 20,000, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन उसमें लिख देंगे ये 20,000, बराबर। एंड फाइनली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मतलब टैक्स के लिए जो हमने साइड में पैसे करके रखे हैं, बराबर ना। टैक्स देना है वो तो हर साल होता है, और देना है लायबिलिटी है हमारी, और हर साल देना है तो वो कौन सा आ गया, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर जो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसमें लिखा जाएगा टैक्सेशन, ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ना, कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए साइड में पैसे करके लिखे कि साल के एंड में टैक्स के लिए पैसे देने हैं हमें, बराबर। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ब्रैकेट में लिखना टैक्सेशन कितना है, 60,000। तो यहाँ पे अमाउंट लिखी जाएगी 60,000 रुपीज, बराबर। हो गई सब अमाउंट, सब अमाउंट क्लियर। अब टोटल करें, अब एक एक करके टोटल करें और चेक करें कि लायबिलिटी और इसका टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर। मैंने ऐसे बनाया, आप तो पूरा ही बनाओगे ना वर्टिकली, तो वो चेक करते हैं। अब एक एक स्टेप क्लियर करें कि जैसे पहले शेयर होल्डर फंड कुछ ना हो तो डैश कर दो, और अमाउंट लिखो जैसे 10 और 20 तो 10,20,000। इसमें भी जो ना हो वो कट कर दो, 130 और 20 तो 1,50,000, बराबर। और यहाँ पे भी जो है वो जो नहीं है उसे कट करो, बाकी का 4,60,000। तो अगर प्लस करें इसका तो 70 और 60 30, बराबर। यहाँ पे 10 11 15 और 16 मतलब 16,30,000 रुपीज लाइबिलिटी का टोटल आया, 16,30,000, बराबर ना। एक एक का टोटल आपके एग्जाम में ये एक एक टोटल भी चेक किया जाएगा कि इन सब का टोटल भी बरोबर है कि नहीं। ऐसा नहीं आखिरी टोटल बरोबर है, इसकी अमाउंट थोड़ी इसकी यहाँ लिख दी, टोटल तो बैठ जाएगा पर अमाउंट ऊपर नीचे गलत होगी ना, तो वो भी चेक किया जाता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। तो लायबिलिटी का टोटल आया 16,30,000। अब एसेट साइड इसका करें हम लोग, ये 11 लाख यहाँ कुछ नहीं है उसे डैश कर दें, तो 10 11 और 55 11,55,000। और यहाँ पे जो ना है उसमें डैश कर दें, बाकी को अगर हम देखें तो यहाँ कितना हो रहा है कि भाई 50 और 80 तो 30 और 75 और यहाँ पर 3 और 4,75,000। और इनको अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 0 12 और एक 13 ऊपर ये 15 और एक 16,30,000। देखो दोनों का टोटल बरोबर आया ना, 16,30,000। आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है वो, बरोबर। समझ आई बात। तो देखो भाई फॉर्मेट वही कि पूरा फॉर्मेट ये अच्छी तरह से तैयार करो। मैंने पूरे वीडियो में फॉर्मेट लिखा वो रफ किया ही नहीं है, क्योंकि यही रहता है एग्जाम में भी कि आपको पूरा फॉर्मेट एक बार लिख देना है, फिर खाली अमाउंट लिखते जाओ उसमें, ठीक है। हरे बात ध्यान। तो जैसे ये इलस्ट्रेशन के देखे ना बैलेंस शीट, वैसे ही बैलेंस शीट के दूसरे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 4 5 6। वो 3 क्वेश्चन अब आप लोग जो है वो ट्राई करो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख रहा हूँ जो पुराने वीडियो का है, और उसमें मैंने मेथड की है कि खाली ये मेन हेडिंग्स लिखी है, अंदर के ये पार्ट्स नहीं लिखे हैं। अब एग्जाम में वैसे करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो करेक्ट ही आएगा आपका आंसर भी। तो ये 3 क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस आप लोग करो, उसमें कोई नया ध्यान आता हो तो मुझे कमेंट में बताओ। और कल फिर हम लोग पूरे सम की प्रैक्टिस करेंगे कि पूरा हमें तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जो कंप्लीट 11 मार्क का क्वेश्चन आता है कल उसके सम्स हम लोग देखेंगे, बराबर ना। कल देखे थे ये पीएनएल के खाली क्वेश्चंस, आज से बैलेंस शीट बनाना सीखा। अब कल दोनों कंबाइन तैयार करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ओके चलो, थैंक यू।